हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का। बेटा वी हैव ऑलरेडी डन 3 पार्ट्स, दिस इज़ 4th पार्ट। डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति हुई, ये हमें इस पार्ट में देखना है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेट्स इन द इवेंट विच ब्रोट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में जितने भी चेंजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस, उनमें जो है महिलाओं ने काफ़ी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। उनको उम्मीद थी, दे होप देयर इन्वॉल्वमेंट, की उनकी इन्वॉल्वमेंट से, यानी अगर वो शामिल होती हैं तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है तो उनकी जो लिविंग है उनको सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग, जो ज़्यादातर महिला थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाली थी, जो काम करती थी। और वो काम भी क्या करती थी, कोई फ्रूट बेचने का, कोई सब्जी बेचने का, कोई फूल बेचने का, या जो प्रोस्पर्स जो पीपल थे उनके घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि काम करती थी वो एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट। मोस्ट वुमेन डिड हैव नोट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ज़्यादातर महिलाओं के पास ना ही तो एजुकेशन था ना ही जॉब के लिए ट्रेनिंग था। उनमें से सिर्फ जो डॉटर्स होती थी किनकी, जो नोबल्स की और वेल्दियर मेंबर की, थर्ड स्टेट की, उनको सिर्फ कॉन्वेंट यानी स्कूल भेजा जाता था और उसके बाद फैमिली में उनको अरेंज मैरिज उनकी फैमिली कर देती थी। वर्किंग वुमेन को भी जो है अपने बच्चों की देखभाल करना, फैमिली की, पानी भर के लाना, खाना पकाना, लंबी लाइन में खड़े होकर के ब्रेड लेकर आना, ये सब काम वर्किंग वुमेन को भी करने होते थे। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, जबकि उनके जो वेजेस थे वो मैन से काफ़ी कम होते थे, यानी मैन के बराबर उनको वेजेस नहीं मिलते थे। In order to discuss and voice their interest, women start their own political club and newspaper. अपनी आवाज़ को उठाने के लिए महिलाओं ने जो है अपने पॉलिटिकल क्लब बनाए और न्यूज़पेपर निकाले। अबाउट 60 वुमेंस क्लब कम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, करीब 60 जो क्लब थे वो सामने आए फ्रेंच सिटीज़ में। और उनमें सबसे जो फेमस था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, ये दोनों सबसे ज़्यादा फेमस रहे थे। वन ऑफ देयर डिमांड वाज द वुमेन enjoy द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, जो उनकी खास सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी जिसके ऊपर फोकस था कि उनको भी मैन के बराबर जो है राइट मिलना चाहिए। वुमेन वर डिसअपॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से वो डिसअपॉइंट होती हैं, जो उनको कहता है कि आप तो पैसिव सिटीजन हैं, आपका कोई रोल नहीं है। और वो डिमांड करती हैं राइट टू वोट की, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली में इलेक्ट होने की, और होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस यानी कि कोई अपना राजनीतिक दर्जा पाने के लिए वो डिमांड रखती हैं। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और जो है वो क्या करती हैं कि अपनी ओनली देन दे फेल्ट, जो नई गवर्नमेंट है उसके सामने अपने इंटरेस्ट रखती हैं कि किस तरह से नई सरकार में उनके हितों को भी रखा जाए, उनको भी रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए। इन अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लिव ऑफ वुमेन। अब जो है जो स्टार्टिंग में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी होती है उन्होंने कुछ वुमेन को जो है राइट्स दिए थे, उनकी जो लिविंग है उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए। तो उनमें से कुछ राइट क्या थे, देखिए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्टेट यानी कि सरकारी स्कूल बनाए जाने चाहिए, कंपलसरी हो उनमें कि वो जो गर्ल्स की पढ़ाई है वो कंपलसरी स्कूलिंग की जानी चाहिए। और उनके जो फादर है उनको फोर्स ना करें मैरिज करने के लिए, अरेंज मैरिज करने के लिए, या उनकी मर्जी के खिलाफ उनके फादर उनकी शादी नहीं कर सकते। और मैरिज को जो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया फ्रीली, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसमें कि वो सिविल लॉ बना दिया, जिसमें कि वो अपनी रजिस्ट्री करा सकती हैं, अपनी मर्जी से कर सकती हैं। डिवोर्स को लीगल कर दिया, और डिवोर्स अप्लाई जो है दोनों ही कर सकते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, वुमेन को अब जो है ट्रेनिंग दी जाने लगी जॉब्स के लिए। कुड बिकम आर्टिस्ट, वो भी कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे बिजनेस को रन कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, जो रीन ऑफ टेरर हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। जो रीन ऑफ टेरर की गवर्नमेंट, यानी किसकी गवर्नमेंट थी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की। उन्होंने जो है गवर्नमेंट इशू लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब, उन्होंने जो है लॉ निकाल दिया, क्या ऑर्डर निकाला कि जो वुमेन क्लब उनको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। जो वुमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, काफ़ी को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारी को फांसी भी चढ़ा दिया गया। Women's movement for voting right and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. जो वुमेन का कंटिन्यू राइट टू वोट के लिए जो संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, आने वाले 200 सालों तक पूरे वर्ल्ड के अंदर चला, और इसको एक इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट यानी कि राइट टू वोट का जो मूवमेंट था वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चला लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी के अंदर। और फाइनली जो है 1946 में जो फ्रांस की महिलाएं थी उनको जो है वुमेन को राइट टू वोट मिला, यानी कि करीब करीब 200 सालों के रिवॉल्यूशन के 200 सालों के बाद उनको राइट टू वोट मिला।
नेक्स्ट देखिए बेटा, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है? जो गुलामी होती है उसका खात्मा होना। जो दास प्रथा थी उसको किसने ख़त्म किया था और फिर से उसको किसने शुरू किया, फाइनली उसका एंड कैसे होता है, ये हमें देखना है। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म यानी सुधार हुआ था जो जैकोबिन्स ने करवाया था कि वो फ्रेंच कॉलोनीज से उन्होंने एबोलिशन करा दिया था, स्लेवरी को ख़त्म करवा दिया था। द कॉलोनी इन कार्बियाई, कार्बियाई के जो कॉलोनी थे कौन कौन से, मार्टिनिक, गॉडलोप, सैन डोमिंगो, वहाँ से जो है एसेंशियल जो कमोडिटीज़ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ जैसे कि टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी, इनका जो है क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता, सप्लाई किया जाता था। But the reluctance of European to go and work distance and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation। लेकिन जो यूरोपियन हैं वो घर से दूर जाना, किसी दूसरे की ज़मीन पर अनफैमिलियर महसूस करना, तो इन सब चीज़ों के कारण जो है लेबर की यानी कि मज़दूरों की काफ़ी कमी होती थी प्लांटेशंस में। सो दिस वाज मीन्ड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो जो ट्रायंगुलर है, 3 देशों के बीच में ये चेन चलती थी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, किसकी, स्लेव ट्रेड को लेकर। द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी। जो दासों की या गुलामों की जो प्रथा है वो कब शुरू हुई थी, 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्दो नॉन्ते टू द अफ्रीकन कोस्ट। अफ्रीका की कोस्ट के ऊपर जो फ्रेंच के मर्चेंट होते थे वो अपना जहाज़ लेकर के आते और वहाँ पर जो लोकल शिफ्टिंग यानी कि जो लोकल सरदार होते या मुखिया होते उनसे स्लेव को खरीदते। ब्रांडेड एंड शेकल, अब ब्रांड करके यानी उनको दाग करके, हथकड़ियाँ पहना करके उनको टाइटली पैक कर दिया जाता शिप में, ताकि वो समुंदर की 3 महीने की यात्रा को पूरा कर सकें, अटलांटिक टू द कार्बियाई, अटलांटिक से लेकर कार्बियाई तक। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, और वहाँ जाकर के उनको प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता। और उनकी एक्सप्लोटेशन से ही जो डिमांड थी यूरोप की, यूरोप के अंदर जो गुड्स की डिमांड थी वो स्लेव का एक्सप्लोटेशन करके ही वो डिमांड पूरी की जा सकती थी। इसलिए स्लेव्स का काफ़ी एक्सप्लोटेशन यानी शोषण किया जाता था, काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जाता था। पोर्ट सिटी लाइक बोर्दो नॉन्ते ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। जो बोर्दोक्स और नॉन्ते जो अपने सिटी थे, पोर्ट सिटी थे, वो काफ़ी यानी फले फूले उस समय पर, किसके कारण, स्लेव ट्रेड के कारण। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। हालांकि जो 18th सेंचुरी उसमें फ्रांस के अंदर जो थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म होने लगा था स्लेवरी के रिगार्डिंग। और नेशनल असेंबली में भी एक लंबी डिबेट चली कि जो स्लेवरी है उसको जो है ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, और जो राइट है, जो मैन के राइट होते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए जो फ्रांस के कॉलोनी हैं, यानी फ्रांस के कॉलोनी स्टेट को भी, कंट्रीज़ को भी सेम राइट मिलने चाहिए जो कि वहाँ फ्रांस में मिल रहे हैं। लेकिन बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई भी कानून पास नहीं कर सके वो, क्योंकि उनको डर था कि जो अपोजिशन यानी कि जो बिजनेसमैन हैं जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड करती है, कहीं वो उनका अपोज ना करे, विरोध ना करें। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेट टू फ्री ऑल स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोसेशन। फिर भी जो है 1794 में कन्वेंशन ने एक लॉ बना दिया था कि जितने भी फ्रांस की ओवरसीज यानी कि जितने भी कॉलोनी है, कंट्री हैं, उन सभी से स्लेव्स को, दासों को मुक्त कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 ईयर लेटर। और ये जितना भी इनको जो है दासों को, स्लेव को, ट्रेड को फ्री किया गया था, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ही रहा। 10 साल के बाद नेपोलियन ने इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी नेपोलियन ने दोबारा से दास प्रथा की शुरुआत कर दी। अब जो है प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रो इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो प्लांटेशंस होते थे, वर्कर ओनर होते थे, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए जो अफ्रीकन निग्रो हैं उनको जो है दबाव बना करके, उनके ऊपर दबाव डाल करके उनको स्लेव बना सकते थे। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और फाइनली जो है स्लेवरी यानी कि जो दास प्रथा है उसका एंड होता है, खात्मा होता है 1848 में। जितने भी फ्रेंच की कॉलोनी थे उन सभी से भी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे बेटा, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट।